dark. It will look good, but it will look quite dark. Now, law of mass action and equilibrium constant हम लोगों ने derive कर दिया था. Okay, so now we'll continue from equilibrium constant. ठीक है, अब याद रखो equilibrium constant को हम लोगों ने last time Kc लिखा था. ठीक है, I am starting the recording. तो equilibrium constant को हम लोग Kc बोले थे, मतलब equilibrium constant with respect to concentration. But right now we are going to learn about equilibrium constant with respect to pressure. ठीक है, so I am just starting the recording. Just give me a minute. Recording start करते हैं and then थोड़ी सी एक छोटी सी रिवीजन कर लेंगे. ना, लेट्स कंटिन्यू विथ केमिकल इक्विलिब्रियम. याद रखो हम लोग चैप्टर का नाम इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं. हम लोगों को सिलेबस में आयनिक है, बट थोड़ी सी केमिकल की रिवीजन में सिर्फ तुम लोगों को दे रहा हूँ. केमिकल एक क्विक ग्लांस हम लोग देख रहे हैं एंड देन विल मूव टुवर्ड्स आयनिक इक्विलिब्रियम जो हम लोगों के बोर्ड्स के सिलेबस में है. ठीक है, अब लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सारी चीजें की जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था हाउ टू फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो A moles of A reacting with B moles of B to give you C moles of C and D moles of D. अगर ये रिएक्शन है, if this is the reaction and yep, this is the boards lecture. इसमें तुम लोगों को एंट्रेंस लेवल का मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल जो बोर्ड्स में चीजें रिक्वायर्ड है वही हम लोग देखने वाले हैं. तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों को देखना है Kc, दिस C stands for concentration. तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो concentration of product raised to its stoichiometric coefficient divided by concentration of reactant raised to its stoichiometric coefficient. ठीक है, तो माय वीडियो इज ऑन. आई गेस मैंने हाईलाइट नहीं किया है इसलिए तुम लोगों को दिख रहा नहीं है ना. इट्स हाईलाइटेड ऑल्सो. तो ओके, वीडियो ऑन ही है पहले से. जरा एक बार देखो आपको क्यों नहीं देख रहा है ना. अब ऊपर वाले रिएक्शन के लिए अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि केसी राइट डाउन करना है हम लोगों को, तो ऊपर वाले रिएक्शन के लिए कैसे हो जाएगा? केसी इज नथिंग बट concentration of D raised to D, मैंने गलती से पहले D लिख दिया, C raised to C divided by A raised to A and B raised to B. ठीक है, ये हम लोगों का केसी का फॉर्मूला हो गया. बट यहाँ पे हम लोगों को एक्टिव मास मतलब कॉन्सेंट्रेशन लेना है. एंड समझो, इफ अज्यूमिंग दैट, जस्ट गिव मी अ मिनट, अज्यूमिंग दैट कि हम लोगों को कोई गैस दे दी. ठीक है, अज्यूमिंग दैट कि हम लोगों को कोई एक गैस दे दी, तो गैस के लिए कैसे होगा? ठीक है, तो फॉर गैसेस, अगर कोई गैसियस रिएक्शन आ गई, ठीक है, गैसियस रिएक्शन का एग्जांपल हम लोगों की हेबस प्रोसेस, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग यू 2NH3. अब ये सारे के सारे गैसियस फॉर्म है एंड गैसेस का Sc इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. याद रखो Sc ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ओके, तो अब मुझे बताओ, अगर तुम लोगों को गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट मिल गए तो गैसेस के लिए कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी तो रहता ही है, ये हम लोगों को पता है. इसके साथ गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन डिनोट करने के लिए हम लोगों के पास और एक टर्मिनोलॉजी है विच इज कॉल्ड एज, गैसेस के लिए क्या रहता है? अब इसके लिए तुम लोगों को केसी तो लिखाना मैंने सिखा ही दिया था. NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 H2 के कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब. ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था हाउ टू राइट इट्स केसी. बट गैसेस के लिए कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स दो टाइप के रहते हैं. गैसेस के लिए कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. जस्ट अ मिनट, इट इज लैगिंग, तो लेट मी रिफ्रेश इट. तो गैसेस के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दो टाइप की रहती है. कौन से दो टाइप की, कोई बताना चाहेगा? इतना तुम लोगों को पता है बट तुम लोगों को याद नहीं आ रहा है. तो एक तो रहती है हमारी मोलरिटी, एंड मोलरिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? तो मोलरिटी का फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑन वॉल्यूम ऑफ दैट सोल्यूशन. ठीक है, अब उसी बदले नीचे की तरफ गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों के पास और एक टर्मिनोलॉजी है विच इज पार्शियल प्रेशर. विच इज पार्शियल प्रेशर. ये हम लोगों ने डाल्टन्स लॉ में पढ़ा है. ये हम लोगों ने डाल्टन्स लॉ में पढ़ा है कि पार्शियल प्रेशर इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन
mf मतलब मोल फ्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, ये mf मतलब मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, याद है कुछ, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये याद होगा। तो अब गैसेस के लिए अगर तुम लोग मोलरिटी यूज कर रहे हो तो मोलरिटी मतलब केसी आएगा, ठीक है। मोलरिटी अगर यूज करेंगे तो केसी आएगा, बट अगर पार्शियल प्रेशर यूज कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे केपी। पी स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर, सी स्टैंड फॉर कॉन्सेंट्रेशन, पी स्टैंड फॉर प्रेशर, याद रहना चाहिए। अब इक्वेशन सेम रहने वाली है, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ अभी स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन के लिए रहता है, तो अपना नॉर्मल ब्रैकेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। Kc और Kp इनमें जो सबसे बिगेस्ट डिफरेंस है वो समझ में आ गया क्या? Kc इज फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, Kp इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। अब ये दोनों की वैल्यू सेम रहती है या नहीं रहती, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू सेम रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, क्या लगता है? तो Kc और Kp इनकी वैल्यू सेम रह भी सकती है या फिर डिफरेंट भी रह सकती है, तो हम लोगों को इनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? तो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, जो हम लोगों को बहुत जगह पे यूज भी होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, ठीक है, इनके बीच का हम लोगों को रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, एंड देन वो कब इक्वल रहते हैं और कब नहीं रहते वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कुछ डिफरेंस नहीं है, याद रखो, ये हम लोगों ने सिर्फ टर्मिनोलॉजी रखी है। स्क्वायर ब्रैकेट जो है, याद रखना, हम लोग जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं वो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन के लिए ही यूज होता है, ठीक है, ये हमेशा कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज होता है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, पार्शियल प्रेशर है, तो हम लोगों ने नॉर्मल ब्रैकेट यूज किया, नथिंग एल्स, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp ये हम लोगों को फिगर आउट कर रहे हैं। तो सेम हम लोगों की पहली वाली इक्वेशन a रेस टू a प्लस b रेस टू b गिविंग यू c रेस टू c प्लस d रेस टू d। इसके लिए हम लोग पहले Kc और Kp की इक्वेशन लिखेंगे, तो अभी हम लोग Kp के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो Kp इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेस टू C इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेस टू D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेस टू A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेस टू B। मैं Kp लिख रहा था बट एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने मिस कर दी, ये सारे के सारे गैसियस फेज में रहने चाहिए, तब हम लोग Kp लिख पाएंगे, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। एनी डाउट? ओके, अश्वथ करेक्ट बोल रहे हो, रिलेशनशिप परफेक्ट है आपके पास। अब ये होगी Kp की इक्वेशन, सिमिलरली Kc की इक्वेशन क्या आएगी? Kc इज नथिंग बट C रेस टू C into D रेस टू D, the whole thing divided by A रेस टू A into B रेस टू B। अब मुझे बताओ, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन इसके बीच में अपने पास कोई रिलेशनशिप है क्या? मतलब किसी एक गैस का प्रेशर और उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसके लिए हम लोगों के पास कोई एक इक्वेशन है विच इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है? PV इज इक्वल टू nRT एंड कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट मोलरिटी विच इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स भी है, वॉल्यूम भी है। तो प्रेशर इज नथिंग बट number of moles on volume RT and number of moles upon volume is nothing but concentration। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं that pressure is nothing but CRT, ठीक है। तो सर Kp डिनोमिनेटर में नहीं समझा, Kp डिनोमिनेटर में नहीं समझा मतलब, ओह सॉरी, यहाँ पे मैं P लिखना भूल गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोगों को पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला पता चल गया, P इज नथिंग बट CRT, दिस इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। और हम लोग कंडीशन ऐसे ही हमेशा सोचते कि जो गैस दी है दैट इज आइडियल इन नेचर, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को मैंने पूछा व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, सॉरी व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो तुम लोग क्या बोलोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू आरटी। समझ में आ रहा है क्या? देखो P इज इक्वल्स टू CRT, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इनटू RT। अगर मैं तुम लोगों को पार्शियल प्रेशर ऑफ B के बारे में पूछूं तो तुम लोग बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इनटू RT। पार्शियल प्रेशर ऑफ C अगर मैं पूछूं तो तुम लोग बोलोगे पार्शियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इनटू RT। एंड फाइनली पार्शियल प्रेशर ऑफ D अगर मैंने पूछा तो यू विल से पार्शियल प्रेशर ऑफ D इनटू RT, ठीक है।
अब ये पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यूज हम लोगों ने फिगर आउट की वो केपी के इक्वेशन में पुट करते हैं। तो व्हाट आई विल गेट, केपी इज नथिंग बट, पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ सी था, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को हम लोग लिखेंगे सी आर टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी रेस टू सी, ऐसे लिखते हैं, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेस टू डी आर टी रेस टू डी। ठीक है, ये रेस टू वाली टर्म्स भूलना मत, यहाँ पे पी रेस टू डी था, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेस टू डी था, तो वो हम लोग ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली concentration of A raised to A into RT raised to A into concentration of B raised to B into RT raised to D। ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा रीअरेंज करूं तो व्हाट आई विल गेट, concentration of C raised to C into concentration of D raised to D, concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A and concentration of B raised to B। बाहर क्या आएगा, तो आर टी रेस टू सी एंड आर टी रेस टू डी, तो आर टी रेस टू सी एंड आर टी रेस टू डी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी प्लस डी डिवाइडेड बाय आर टी रेस टू ए प्लस बी। ऊपर जो इंडाइसेस थे उनको हम लोगों ने ऐड कर दिया बिकॉज दे आर मल्टीप्लाइंग विथ ईच अदर। अब मुझे बताओ, सी रेस टू सी, डी रेस टू डी, ए रेस टू ए एंड बी रेस टू बी इज कॉल्ड एज व्हाट, के सी। तो हम लोगों को इक्वेशन क्या मिली, के पी इज नथिंग बट के सी इनटू आर टी रेस टू डेल्टा एन, डायरेक्ट डेल्टा नहीं लिखता हूं। अब आर टी ऊपर था सी प्लस डी, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। सी और डी ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, तो प्रोडक्ट है, ए एंड बी ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। समझ में आ रहा है ना, ये स्मॉल सी स्मॉल डी। अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट, ये हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में देखा है, विच इज नथिंग बट डेल्टा एन जी। गैसियस के लिए, गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, तो डेल्टा एन जी। आई होप तुम लोगों को ग्रास्प हो गया होगा। तो दिस इज आर इक्वेशन, दिस इज आर इक्वेशन। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप वाली जो डेरिवेशन है वो 11th के एग्जाम में एक्चुअली पहले के जमाने में पूछी जाती थी जब एक्चुअल में हम लोग कॉलेज अटेंड कर रहे थे। ठीक है, अभी तो एग्जाम नहीं हो रही है तो तुम लोगों को इतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये फाइनल इसका जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जरा इंपॉर्टेंट है, लिख दो ये। एग्जाम होने वाली है, ओके। जब तुम लोगों को एग्जाम में डेरिवेशन पूछते थे, ठीक है, अगर तुम लोगों की अभी भी 11th की एग्जाम होने वाली है और उसमें इक्विलिब्रियम चैप्टर अगर होगा तो प्लीज ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अच्छा, एग्जाम हो भी गई, ओके। याद रखो, तुम लोगों को अगर दिख रहा नहीं होगा तो तुम लोग इसको जूम कर सकते हो इफ यू आर यूजिंग अ मोबाइल। अगर लैपटॉप में हो तो कुछ नहीं हो पाएगा, सॉरी। ओके, तो चलो लेट्स मूव अहेड। ओके, लिखना बाकी है, कंप्लीट कर दो लिख के। लैपटॉप में भी जूम होता है, ओके, आई डोंट नो। लैपटॉप में मैंने जूम मीटिंग को भी अटेंड नहीं की है, कंडक्ट की है बहुत सारी। ओके, और मिनिमाइज करना है, ओके। देखो, जूम कर लेना। ये अब केस कट कर दिए मैंने, कौन है, अच्छा सोम। हम्म, अच्छा हाँ ना, यहाँ पे भी अभी बहुत जन मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे रहेंगे। ये फॉर्मूला फिर से बताओ, हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले बहुत जगहों पे, डोंट वरी, तो तभी तुम लोगों को आइडिया आ ही जाएगी। चलो, आई गेस सफिशिएंट टाइम मिल गया तुम लोगों को लिखने के लिए। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ये फॉर्मूला के लिए। लेट्स सेंड थर्मोडायनेमिक्स होमवर्क, ये आज के दिन में तुम लोगों का मैं अपलोड कर दूंगा होमवर्क, डोंट वरी। एग्जाम्पल, ठीक है। माई वीडियो इज नॉट ऑफ गाइस, मैं एक बार वापस बंद करके वापस चालू करता हूँ। अभी सबको दिख रहा है क्या? मैंने स्टार्टिंग से वीडियो ऑन ही किया था बट कुछ लोगों को दिख रहा नहीं है आई गेस। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। अब मैं तुम लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ। इवन नाउ इट इज कांट, इट इज नॉट विजिबल सर।
कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, जस्ट गर्मी स्टार्ट हो गई थी तो मैंने ऐसे मतलब बहुत गर्म हो रहा है तो मैंने कट कर दिए हेयर्स। इट्स विजिबल फ्रॉम द स्टार्ट ना, ओके। जिन लोगों को दिख रहा नहीं है, आई गेस तुम लोगों के एंड से कुछ थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यू होगा, चेक कर लो एक बार। तो अब वही N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग यू 2NH3 गैस। तुम लोगों का काम क्या है? तुम लोगों का काम सिर्फ इतना है, तुम लोगों को सबसे पहले तो डेल्टा एनजी निकालना है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स है। माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट 1 और 3 कितने हो गए? 4 हो गए। तो आंसर कितना आएगा? -2। तुम लोगों को पहले डेल्टा एनजी निकालना है। फिर हम लोगों की इक्वेशन क्या है? हम लोगों की इक्वेशन है केपी इज इक्वल्स टू केसी इनटू आरटी रेस टू डेल्टा एनजी। ठीक है, तो तुम लोग ये इक्वेशन में वैल्यूज पुट करोगे। केपी इज नथिंग बट केसी इनटू आरटी रेस टू -2। अब आरटी रेस टू -2 इज नथिंग बट आरटी रेस टू -2 इज नथिंग बट केपी डिवाइडेड बाय आरटी का स्क्वायर। केपी लिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ मैं भी, तो केसी डिवाइडेड बाय आरटी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम लोग खुद से कर पाओगे। ओके, ये तुम लोगों को करना है। इफ पॉसिबल, अगर तुम लोगों को जम रहा होगा तो केपी की इक्वेशंस भी लिखते जाना, केपी की इक्वेशंस भी लिखते जाना अगर टाइम मिल रहा है तो, या फिर तुम लोगों को सिर्फ रिलेशन भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। CaCO3 गिविंग यू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, इसमें मुझे बताओ केपी की इक्वेशन कैसे आएगी? तो इसमें केपी की इक्वेशन आएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि प्रेशर सिर्फ गैसेस का रहता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये इतना ही है, नथिंग एल्स। ठीक है, अब ये इतना ही हम लोगों को याद रखना है। एंड केसी की इक्वेशन भी कैसे आएगी? तो केसी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, इतना ही। मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम ही बताया था, सॉलिड्स हम लोग कभी भी नहीं लेंगे क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी बोलते हैं, इतना बोलेंगे यूनिटी। ठीक है, तो अब इनके बीच में अगर कोरिलेशन पूछा तो अगेन डेल्टा एन जी, जी स्टैंड फॉर गैस, वो निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट साइड पे कितना है? 1 है, तो 1 माइनस रिएक्टेंट साइड पे सॉलिड है, मतलब गैस है ही नहीं, तो सिर्फ एनजी की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? हमारी इक्वेशन बनेगी Kp इज नथिंग बट Kc इनटू RT रेस टू 1। एंड RT रेस टू 1 मतलब तुम लोगों को रेस टू 1 लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद वाला एग्जांपल तुम लोग खुद से कर पाओगे ना? तो एग्जांपल्स मैंने फिर भी बता दिए। NH2 COO NH4 सॉलिड, इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बामेट, सॉरी सोडियम बोल रहा हूँ, अमोनियम कार्बामेट। एंड इसे हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, एंड हीट करने के बाद इट गिव्स अस 2NH3, 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस। ठीक है, इसके लिए तुम लोगों को इक्वेशन लिखनी है। स्पेलिंग मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को ये कंपाउंड बताया था, वापस एक बार स्पेलिंग लिख लो, अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, तो इसके लिए तुम लोगों को केपी और केसी का रिलेशनशिप मतलब लिखना है। नेक्स्ट इज SO2 गैस प्लस O2 गैस, यहाँ पे 2 टाइम्स कर देना, गिव्स यू 2SO3 गैस। डेल्टा एनजी केपी और केसी का रिलेशनशिप उतना ही तुम लोगों को लिखना है। ठीक है, PCl5 गैस गिविंग यू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इसके लिए तुम लोगों को केपी और केसी का इक्वेशन लिखना है। 6 NH4HS अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड सॉलिड फॉर्म में, विच इज गिविंग यू NH3 गैस प्लस H2S गैस। तो ये 6 इक्वेशंस है। इन 6 इक्वेशंस के लिए तुम लोगों को वैल्यूज लिखनी है। जरा देखो, तुम लोगों को आंसर सेंड करने की जरूरत नहीं है। श्रावणी, योर आंसर इज करेक्ट, नाइस। लिखो एंड बाद में क्रॉस चेक करना मेरे साथ।
डेल्टा एन जी निकालना है, दैट्स इट। डेल्टा एन जी निकालना हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में भी प्रैक्टिस किया है, अभी यहाँ पे भी प्रैक्टिस हो रही है। एंड डेल्टा एन जी निकालना तो आना ही चाहिए हम लोगों को, ठीक है, बहुत जगहों पे ये यूज होता है। शेव भी कर लो। अरे मैंने शेव किया है एक्चुअली, सिर्फ ट्रिम किया है, तो वो बहुत कम है अभी, मूछ नहीं उड़ा सकता, बहुत वियर्ड लगेगा। ओके, तो चलो आगे बढ़े। मोबाइल इट इज नॉट विजिबल। ओके, ओके, देखते हैं। पहली बात, तुम लोगों को डेल्टा एनजी कैलकुलेट करना है, याद रखो डेल्टा एनजी कैलकुलेट करते वक्त बहुत लोगों से मिस्टेक होती है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के यहाँ पे 2 और कार्बन डाइऑक्साइड का 1, मतलब कितने मोल्स हो गए, तो टोटल 3 मोल्स हो गए। माइनस रिएक्टेंट जो सॉलिड फेज में है, तो सॉलिड के नंबर ऑफ मोल्स नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ गैस का करना है, तो डेल्टा एनजी हो जाएगा 3। हम लोगों की इक्वेशन क्या बनेगी, केपी इज इक्वल्स टू के सी इन टू आर टी रेस टू 3, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा एनजी देखो, प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ 2 मोल्स हैं, माइनस रिएक्टेंट साइड पे 2 + 1, सारे के सारे गैस है, तो -3, विच विल बिकम -1। तो केसी और केपी के बीच में रिलेशनशिप आएगा, केपी इज नथिंग बट केसी इंटू आर टी रेस टू -1। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, केपी इज इक्वल्स टू केसी अपॉन आर टी। ठीक है, अगर एग्जामिनर को एकदम तुम लोगों को कंफ्यूज करना है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, तो वो ऐसे भी दे सकते हैं, के सी इज इक्वल्स टू के पी इंटू आर टी। हम लोग ये इक्वेशन ढूंढते बैठेंगे ऑप्शंस में कि ये किधर है, एंड उन्होंने ऑप्शन में ये दिया होगा। ठीक है, तो एंट्रेंस में क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू, डेल्टा एनजी इज नथिंग बट 2 - 1, तो आंसर आएगा 1। तो ये इक्वेशन एकदम सिंपलेस्ट बन जाएगी, के सी इंटू आर टी रेस टू 1। एंड फाइनली डेल्टा एनजी फॉर दिस रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे एक और एक 2 मोल्स हैं, -0, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड के नंबर ऑफ मोल्स हम लोग देंगे ही नहीं, गैसेस के ही चाहिए। तो केपी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी रेस टू 2। देखो ये सारे आंसर्स आ गए थे तुम लोगों के करेक्ट। यस यस, करेक्ट बोल रहे हो, करेक्ट आंसर आपका। ओके, तो याद रखो डेल्टा एनजी निकालना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, उसमें ही हम लोग कभी कभार गलती कर सकते हैं। तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने कांस्टेंट लास्ट टाइम हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, जब 5:30 तक की आज लेक्चर है। लास्ट टाइम हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, आज हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, अब लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को बोला था इक्विलिब्रियम ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम हर एक चीज के वजह से डिस्टर्ब होता है। लिविंग कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्टर्ब करने का हक सिर्फ एक ही क्या बोलते हैं, फ्रीडम डिग्री को है, ठीक है, पैरामीटर को है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस, equilibrium constant changes with change in temperature, with change in temperature। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एक एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिख के देने वाला हूँ, जस्ट जो सिर्फ बोर्ड्स के लिए रहने वाले हैं उनको ये इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बट टेम्परेचर के साथ वाला इक्विलिब्रियम का जो चेंज है वो काउंट करने के लिए हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं, log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303 RT इंटू ब्रैकेट 1/T1 -1/T2। ये इक्वेशन अभी से लिख के देने की रीजन, मैं कुछ बैचेस में अभी थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, तो थर्मोडायनेमिक्स में इस इक्वेशन की हम लोग छोटी सी डेरिवेशन देखेंगे इफ टाइम परमिट्स। अगर नहीं देख पाए तो ये इक्वेशन हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में तो डेफिनेटली देखने वाले हैं। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये ऐसे टाइप की इक्वेशन आती है, और इस टाइप के इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वेंट ऑफ इक्वेशन। किसी ने तो पहले से ही आंसर दे दिया, प्रणव करेक्ट बोल रहे हो। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज
वेंटॉव्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। दिस इज ओनली फॉर एंट्रेंस है, तो जो सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने अगर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। इस फॉर्मूला में क्या फाइंड करने के लिए, ओके, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड K2। टेम्परेचर इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के बाद फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 जो है उसकी वैल्यू कितनी आती है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। अभी के लिए सिर्फ लिख के रखो, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा की, बाकी हम लोग इसका यूज तो बाद में देख ही लेंगे एंट्रेंस के लेक्चर्स में। अब पॉइंट नंबर 2, बाकी सारी चीजें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को टच भी नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, और कौन से आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, मैं अभी सिर्फ के लिख रहा हूँ। अब कैटलिस्ट वो भी अफेक्ट नहीं करेगा, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, concentration of pure solids or liquids is taken as unity while writing equilibrium constant। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिख दो ये जरा। एंड फाइनली इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, तो इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन stoichiometric coefficients, stoichiometric coefficients and way of writing the reaction। तो ये 5th पॉइंट जो है वो एक अलग से पूरा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग सब टॉपिक्स में अभी पढ़ने भी वाले हैं। ये 5 पॉइंट्स लिख दो सिर्फ। अगेन, बोर्ड्स की एग्जाम जब होती थी तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन था। ठीक है, बोर्ड्स की एग्जाम इन द सेंस तुम लोगों की कॉलेज की एग्जाम 11th की, तो वहाँ पे भी ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता था। ये राइट डाउन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तभी हम लोग को यूज करना पड़ता था। अभी तो यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं वेंटॉफ इक्वेशन की डेरिवेशन। वेंटॉफ इक्वेशन की डेरिवेशन हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में अगर टाइम मिला तो, नहीं तो फिर केमिकल इक्विलिब्रियम में, दोनों में से एक जगह पे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में भी ये पढ़ा सकता हूँ मैं, या फिर यहाँ पे भी क्या बोलते हैं उसे, काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में भी वो पढ़ा सकता हूँ। तो डिपेंड्स, थर्मो में अगर मुझे टाइम मिला तो थर्मो में ही हो जाएगा, नहीं मिला तो तुम लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाई दूंगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सप्रेशन ऑफ Kp एंड Kc विद डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो नंबर वन ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन। ठीक है, अगर मैंने किसी एक रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो क्या होता है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। SO2 गैस 2 टाइम्स प्लस O2 गैस गिविंग यू 2SO3 गैस। ठीक है, इसके लिए तुम लोगों के ऊपर है, तुम लोगों को Kp लिखना है तो Kp लिखो, Kc लिखना है तो Kc लिखो। इसको अगर मैंने रिवर्स कर दिया, तो हाउ इट विल लुक, 2SO3 गैस, रिएक्शन को मैं रिवर्स कर रहा हूँ, गिविंग यू 2SO2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है,
अब मैं इतना तो अज्यूम कर सकता हूँ कि तुम लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखना है वो पता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मुझे लिखना है तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में था SO3, दो SO3 थे तो इसलिए SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में SO2 वो भी दो है तो उसका भी स्क्वायर, एंड ऑक्सीजन भी है तो मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, उसका स्क्वायर नहीं होगा, उसके रेस टू में सिर्फ 1 रहने वाला है तो पावर 1 रहती है तो दिखाने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड रिवर्स करने के बाद मैं दूसरे वाले को बोलूंगा केसी डैश। केसी डैश के लिए इक्वेशन क्या आएगी, SO2 का स्क्वायर इंटू O2 द होल थिंग डिवाइडेड बाय SO3 का स्क्वायर। मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केसी डैश, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केसी डैश, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केसी डैश, बोथ आर इनवर्स, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो केसी इज इनवर्स ऑफ केसी डैश, सिर्फ हम लोगों ने उसको इन्वर्ट कर दिया, ठीक है, या फिर केसी डैश इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ केसी। तो एज सिंपल एज दैट, तुम लोगों को और कुछ नहीं करना है, तुम लोगों ने अगर रिएक्शन उल्टी कर दी तो तुम लोगों को केसी का इनवर्स लेना है, अगर रिएक्शन को हम लोगों ने रिवर्स कर दिया तो केसी का इनवर्स होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो खत्म, लिख दो ये। अब लिखने के लिए टाइम लगेगा ना, आई गेस। डन, आगे बढ़े। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, मतलब टाइप 2, ऑन मल्टीप्लाइंग रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग एग्जांपल सेम रखेंगे, SO2 गैस 2 टाइम्स, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, SO2 का नहीं लेते, PCl5 गैस गिविंग यू PCl3 गैस। एग्जांपल चेंज करने का रीजन क्योंकि यहाँ पे सारों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1 है, ठीक है। सबका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर देखोगे तो यहाँ पे 1 1 1 है, तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने इक्वेशन चेंज कर दी। अब इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को इफ आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 2, अगर इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या चेंज आएगा, 2 PCl5, 2 PCl5 गिविंग यू 2 PCl3 गैस प्लस 2Cl2 गैस, ठीक है। बस इतना ही छोटा सा चेंज आने वाला है, इससे सब जन एग्री कर रहे होंगे, ठीक है। अब दोनों का अगर मैं केसी और केपी की इक्वेशन लिखने बोलूं, प्रणव वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है, इम्प्रेस्ड। तो केसी क्या आने वाला है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl, सॉरी मिस्टेक कर दी ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। ये आ गया फर्स्ट वाला, ठीक है। ट्विन करेक्ट आंसर है, नाइस, एंड मंदर इवन योर आंसर इज करेक्ट, गुड। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्या कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे केसी डैश अगर मैं देखने लिखने जाऊँ तो केसी डैश विल बिकम प्रोडक्ट, PCl3 था, इंटू 2 है तो रेस टू 2 हो जाएगा, इंटू दूसरा प्रोडक्ट है Cl2, इसका भी इंटू 2 है तो ये हो जाएगा रेस टू 2 डिवाइडेड बाय PCl5, उसका भी हम लोगों ने कर दिया स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन का स्क्वायर हो रहा है। नाउ टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप, यश करेक्ट आंसर है। तो इफ यू नोटिस आपने सिर्फ टर्म्स जरा अलग लिखे हैं, तो केसी डैश इज नथिंग बट नॉर्मल केसी का स्क्वायर, दिख रहा है क्या, देखो, केसी डैश इज नथिंग बट नॉर्मल केसी का स्क्वायर, अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे हर एक जगह पे स्क्वायर अपने आप ऐड हो जाएगा और ये अपने आप केसी डैश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, प्रपोर्शनल टू द अदर्स स्क्वायर। जब अब उसी बदले अगर मैं केसी और केसी डैश के बीच में रिलेशनशिप पूछूं, केसी और केसी डैश के बीच में रिलेशनशिप, तो केसी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ केसी डैश, करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस, ठीक है। तो हम लोग 2 केसी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं ना, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है,
तो ये रिलेशनशिप्स तुम लोगों को डायरेक्ट कभी कभी, मतलब नीट लेवल पे तो इनके डायरेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सिर्फ तुम लोगों को रिएक्शन इन्वर्ट करने के बाद एक्सप्रेशन कैसे होगा या फिर केसी और केसी डैश के बीच में रिलेशन क्या आएगा, उतना ही पूछा गया है, ठीक है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन सिंपल सिंपल आए हैं। तो ये था ऑन मल्टीप्लाइंग द रिएक्शन। अभी थर्ड क्या आएगा वो तुम लोगों को आएगा, आइडिया पहले से रहेगी। ऑन डिवाइडिंग द रिएक्शन, ऑन डिवाइडिंग द रिएक्शन। अगर मैं रिएक्शन को डिवाइड कर रहा हूँ, हाँ, अगर तुम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते तो तुम लोग क्यूब लिखते, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्थ क्यूब होगा, क्यूब नहीं मतलब रेस टू 4 होगा, ठीक है। अब डिवाइडिंग रिएक्शन, रिएक्शन को डिवाइड करके देखते हैं। TCl5 गिविंग यू TCl3 प्लस Cl2, सारे के सारे गैसियस स्टेट में, इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो 1/2 TCl5 गिविंग यू 1/2 TCl3 plus 1/2 Cl2. Now tell me what is the relationship? Very nice. तो इनकरेक्ट है, मंदार करेक्ट है, गुड। रूट लेना है, परफेक्ट, प्रणव करेक्ट है। तो अगेन कोई तो हाफ बोल रहा है, प्लीज हाफ नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन को हाफ किया है, बट यहाँ पे हाफ करेंगे तो वो रेस टू में हाफ चला जाएगा। किसी देखो, डिवाइड करना मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना हो गया ना, रिएक्शन को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से मतलब क्या, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे रिलेशनशिप क्या आएगा, केसी डैश इज नथिंग बट केसी kc raised to 1/2, which is nothing but root of 1 kc। दिमाग में घुस रहा है? ओके, तो लाइक वाइज यहाँ पे अगर पूछेंगे कि केसी डैश, सॉरी केसी और केसी डैश के बीच में क्या रिलेशनशिप है, केसी को अगर केसी डैश से निकालना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को केसी डैश का स्क्वायर करना पड़ेगा। मैंने अभी एक्सप्रेशन लिखी नहीं है, अज्यूमिंग दैट कि तुम लोगों को एक्सप्रेशन लिखने आ रहा है, ठीक है, चलेगा ना, सबको समझ में आ रहा है कि एक्सप्रेशन देखने की लिखने की जरूरत है, जो आंसर दे रहे उनको तो आ रहा ही है, बट बाकी स्टूडेंट्स के लिए ग्रास्प हो रहा होगा। ओके, तो नेक्स्ट, अब फोर्थ पॉइंट ऑन एडिंग टू इक्वेशंस, ऑन एडिंग टू इक्वेशंस। ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, बट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इक्वेशंस, मुझे अभी एड इस टाइम पे डायरेक्ट कोई एक इक्वेशन याद नहीं आ रही है अंदर के लिए, तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, ए गिव्स यू बी, ठीक है, सी गिव्स यू डी, एंड दोनों को अगर ऐड कर दिया मैंने तो ए मोल्स ऑफ ए प्लस सी मोल्स ऑफ सी गिविंग यू बी मोल्स ऑफ बी प्लस डी मोल्स ऑफ डी, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, देखो, ठीक है। एडिशन डिवाइडिंग का वापस बताना है, ठीक है, मैं डिवाइडिंग का वापस कर दूंगा, जस्ट ये एक बार करते हैं फिर वापस डिवीजन के ऊपर जाएंगे हम लोग। अब एडिंग समझ में आ रहा है ना, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या किया, ऐड किया, तब जाके मुझे ये आगे वाली इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं KC1 लिखने वाला हूँ, KC1, KC1 क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या था, बी था, तो बी रेस टू बी इंटू ए रेस टू ए। दूसरा क्या था, KC2, KC2 इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट इज डी, तो डी रेस टू डी अपॉन सी रेस टू सी। एंड फाइनली यहाँ पे हम लोगों को केसी, इसको हम लोग केसी बोलेंगे सिर्फ, तो केसी की इक्वेशन क्या आएगी, तो बी रेस टू बी इंटू डी रेस टू डी डिवाइडेड बाय ए रेस टू ए एंड सी रेस टू सी। अब बताओ क्या हो रहा है, वेरी नाइस, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो यश मंदार करेक्ट आंसर था आपका, प्रणव करेक्ट आंसर है, तुहिन करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो बी रेस टू बी ए रेस टू ए इज नथिंग बट KC1 and d raised to d c raised to d c raised to c is nothing but KC2. So finally what we will get, relationship between KC1 and KC2 is just simple multiplication of KC1 and KC2,
तो जब तुम लोग एडिशन करोगे तो तुम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे बताओ, अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता तो यूजुअली सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, बट थ्योरेटिकली स्पीकिंग मैं अगर दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वेरी नाइस, ठीक है, सेम लॉग की तरह ही। जैन करेक्ट बोल रहे हो, कोमल करेक्ट है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग डिवाइड करते हैं, बट इक्वेशंस हम लोग कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ ऐड करते हैं। ठीक है, थर्मो में हम लोगों ने बहुत सारी इक्वेशंस ऐड की, बट कोई इक्वेशन सब्ट्रैक्ट नहीं की थी, याद रखना। तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट तो नहीं होती, बट स्टिल थ्योरेटिकली स्पीकिंग। अब डिवीजन का कुछ किसी को डाउट था तो डिवीजन के लिए हम लोग वापस एक बार देखते हैं डिवीजन। ठीक है, तो देखो, डिवीजन PCl5 गिविंग यू PCl3 प्लस Cl2, ये सारे गैसियस फॉर्म में रहते हैं। अभी के लिए मैं वो लिख रहा नहीं हूँ सिर्फ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, PCl5 को 2 से डिवाइड करना है, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई किया, गिविंग यू 1/2 PCl3 मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, प्लस 1/2 Cl2। ठीक है, अब इनके लिए पहले अगर मैं केसी की इक्वेशंस लिखने स्टार्ट करूँ तो इक्वेशन कैसे आएगी, Kc इज नथिंग बट concentration of PCl3 into concentration of Cl2, the whole thing divided by PCl5। and Kc dash की इक्वेशन क्या आएगी, concentration of PCl3 raised to 1/2 into concentration of Cl2 raised to 1/2, the whole thing divided by concentration of PCl5 raised to 1/2। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, PCl3 Kc dash into Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5, एंड इस पूरे के रेस टू में 1/2। ठीक है, अगर ये पूरे के रेस टू में 1/2 मैंने लिख दिया तो देखो PCl3 इंटू Cl2 अपॉन PCl5 इज नथिंग बट Kc, दिस पार्ट इज नथिंग बट Kc। तो Kc डैश इज नथिंग बट Kc रेस टू 1/2, एंड एनीथिंग रेस टू 1/2 इज नथिंग बट अंडर रूट। ठीक है, तो देखो, अगर कुछ डाउट होगा तो यू गाइस कैन आस्क मी। अभी समझ में आ गया डिवीजन का पार्ट। यस वी कैन से इट। किसने बोला था, अथर्व? हो सकता है बट कंपल्शन नहीं है। ठीक है, वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय एनी नंबर। याद रखो, मल्टीप्लीकेशन में तुम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तुम लोग 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, सिर्फ उतनी पावर हम लोगों को रेस करनी है, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन कोशेंट। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, विच इज QC या फिर QP, ऐसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्शन कोशेंट और रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन दोनों के एक्सप्रेशन सेम टू सेम रहते हैं। इन दोनों के एक्सप्रेशन सेम टू सेम रहते हैं। ठीक है, तो याद रखो, इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम है। तो अब मैं यहाँ पे वही लिखने वाला हूँ, QC एंड QP। ठीक है, तुम लोग मुझे बताओगे डिफरेंस क्या है सिर्फ। तो ए बी बी गिविंग यू CC प्लस DD। सेम इक्वेशन यहाँ पे भी ए प्लस बी गिविंग यू CC प्लस DD। दोनों की सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से KP लिख दिया, सॉरी QP लिख दिया, KC आना चाहिए। हम लोग रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या फर्क है वो देखने वाले हैं। तो KC की इक्वेशन तो तुम लोगों को अभी तक अच्छे से लिखने आ गई है। ठीक है, KC इज व्हाट, concentration of product raised to their stoichiometric coefficient divided by concentration of reactant raised to their stoichiometric coefficient। सेम वे QC की भी वही इक्वेशन आने वाली है, C रेस टू C into D रेस टू D divided by A रेस टू A into B रेस टू B। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रणव करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस। तो याद रखो, KC is defined at KC is defined
ओनली एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। केसी की वैल्यू ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे फाइंड आउट की जाती है, बट क्यूसी जो है, क्यूसी जो है इट कैन बी डिफाइंड एट एनी पॉइंट इन द रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होने के बाद भी तुम लोग क्यूसी डिफाइन कर सकते हो, रिएक्शन खत्म होने के बाद, इक्विलिब्रियम के आगे पहुंचने के बाद भी तुम लोग लिख सकते हो, या फिर इक्विलिब्रियम पे भी तुम लोग क्यूसी लिख सकते हो, ठीक है। अब इस क्यूसी का तो यूज क्या है, तो पहले तो हम लोग कुछ डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स देख लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था। अब हमेशा याद रखो केसी इज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। ये तुम लोगों को एग्जाम में ऐसे कुछ लिख के नहीं आना है, ये तुम लोगों के रेफरेंस के लिए। हमेशा क्वेश्चन में केसी की वैल्यू दी रहेगी एंड क्यूसी नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, क्यूसी नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, ये हम लोगों को हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। अब इसका यूज, प्रणव करेक्ट बोल रहे हो, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी वो फाइंड आउट करने के लिए क्यूसी का यूज होता है। तो चलो देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्यूसी, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। केस वन, इसको हम लोग अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंगली स्टडी करने वाले हैं। तो केस वन इज क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, सॉरी क्यूसी इज स्मॉलर देन केसी, ठीक है। अब इन दोनों के एक्सप्रेशन तुम लोगों को पता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये क्यूसी का हो गया। क्यूसी के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी वैल्यू केसी के कंपैरिजन में, मतलब इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में कम है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब क्या, तो हमारा जो क्यूसी है, हमारा जो क्यूसी है वो केसी को पकड़ने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। मुझे बताओ क्यूसी की वैल्यू छोटी है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड एट इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्यूसी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? क्यूसी में अगर क्यूसी की वैल्यू कम है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा या कम? कम रहेगा, वेरी नाइस, ठीक है। तो अब याद रखो क्यूसी की वैल्यू छोटी हो गई तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट क्यू पॉइंट ये कम है कंपेयर टू दैट ऑफ एट इक्विलिब्रियम। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो वो इक्विलिब्रियम की तरफ भागेगा, अगर प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम की तरफ भाग रहा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा एंड ये एक पॉइंट पे बढ़ते बढ़ते किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन? वेरी नाइस, इट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जिस किसी को इसमें डाउट होगा तुम लोगों को मैं एक नंबर स्केल पे भी बता सकता हूँ, तो वो भी एक बार देख लो अगर किसी को डाउट होगा तो। देखो ये हमारी एक स्केल है, यहाँ पे रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे रिएक्शन खत्म होने वाली है एंड यहाँ पे इक्विलिब्रियम रीच होता है, यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम रीच होता है, ठीक है। दिस इज माई केसी पॉइंट। अब क्यूसी की वैल्यू अगर केसी से कम है, क्यूसी की वैल्यू अगर केसी से कम है तो ये यहाँ पे है। अब मुझे बताओ क्यूसी केसी को टच करने की कोशिश करेगा तो ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा? क्यूसी केसी के नजदीक जाने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम के नजदीक जाने की कोशिश करेगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई। समझ में आ रहा होगा? उसी बदले अगर क्यूसी ये केसी से बड़ा हो गया, मतलब ये केसी के आगे चला गया, तो मुझे बताओ अब क्यूसी कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तो ये वापस केसी के नजदीक, हर एक चीज को इक्विलिब्रियम अटेन करना है, तो अब ये क्यूसी के नजदीक जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज इक्वल, मतलब समझाने मुझे ना ना ना, रिएक्टेंट्स भी डिफरेंट रहने वाले हैं। तो इन यहाँ पे अगर
केसी क्यूसी से बड़ा है, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे रिएक्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा थी और यहाँ पे रिएक्टेंट की वैल्यू थोड़ी कम थी। बट रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग सोचेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ता है, इसलिए मैंने तुम लोगों को प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बताया। हर एक को स्टेबिलिटी चाहिए, करेक्ट, दैट इज इक्विलिब्रियम। अब और दो केसेस है, वो देखने के बाद वी विल स्टॉप आवर लेक्चर, ठीक है। तो केस नंबर टू क्या है, तो क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। अब तुम लोग ही मुझे बता दो, क्यूसी अगर ग्रेटर देन केसी हो गया तो रिएक्शन कहाँ पे है, फॉरवर्ड में जा रही है बैकवर्ड में जा रही है? क्यूसी केसी के आगे है, तो ये केसी के तरफ जाने की कोशिश करेगा, मतलब इट विल गो इन करेक्ट देन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अपूर्वा करेक्ट आंसर था, तो हम करेक्ट। तो फाइनल एक लास्ट केस और एक आएगी, ग्रेटर देन स्मॉलर देन हो गया। अब क्या आने वाला है केस थ्री में, क्यूसी इज इक्वल टू केसी, वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, क्यूसी अगर केसी के इक्वल बन गया तो ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा? अब दोनों अगर इक्वल हो गए तो ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा? नाउ इट इज एट इक्विलिब्रियम, वेरी नाइस, इट हैज बिकम स्टेबल, करेक्ट। तो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, इसके बाद ये आगे भी सेम रेट से जाएगा, पीछे भी सेम रेट से जाएगा, मतलब ये कहाँ पे भी नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल्स तुम लोगों को नहीं बता पाऊंगा, एंट्रेंस में हम लोग इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, अभी के लिए हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बोर्ड्स हैं, इसमें न्यूमेरिकल इसके ऊपर तो आते ही नहीं, ठीक है। तो आई गेस आज के लिए इतनी थियरी सफिशिएंट है, तुम लोगों का वापस 6 बजे का लेक्चर है, तो विल स्टॉप ओवर हियर, ठीक है। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन।